सो वेलकम बैक चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 13 टाइम एंड मोशन शुरू करेंगे आज। अब टाइम और मोशन जो है ये आपका साइंस का चैप्टर नंबर 13 है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए। यू डू मोस्ट ऑफ योर डे टू डे वर्क एट अ सर्टेन टाइम। द नॉलेज ऑफ टाइम इज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज़। अब टाइम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम दिनचर्या, हमारा जो काम शुरू होता है एवरीडे का, वो समय को देखकर ही होता है। जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप देखते हो समय। अगर समय हुआ होता है उठने का तभी आप उठते हो। आप आधी रात को उठ के तो नहीं बैठ जाते हो ना। फिर आप किस समय आपको ब्रश करना है, किस समय आपको नाश्ता करना है। समय अगर कम हो तो फिर आप जल्दबाजी में वो काम करते हैं, और अगर समय काफ़ी हो तो देन यू फील रिलैक्सड एंड डू योर वर्क विद एप्रोप्रिएट टाइम। तो समय हमें पूरा दिन जो है हमारी एक्टिविटीज़ को करने में मदद करता है। आपके स्कूल का एक समय है, आपके सोने का एक समय है, आपके खेलने का एक समय है। तो ये सब चीज़ें, तो इन सब को समय के ऊपर ही किया जाता है। और समय जो है वो हमें क्लॉक्स और वॉचेस से देखने को मिलता है। यानी कि आपके घर में दीवार पर हैंग हो रही होगी कोई ना कोई क्लॉक भी, और आपने हाथ के अंदर अपनी रिस्ट पे भी पहन रखी होगी वॉच। तो रिस्ट वॉच और क्लॉक जो होती है ये हमें समय बताती है। लेकिन व्हाट अबाउट द एंशिएंट टाइम? काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अभी तो ठीक है, लेकिन पुराने समय में क्या था? पुराने समय में हम ये एक्टिविटीज़ कैसे करते थे? तो प्राचीन समय के अंदर जो मेजरमेंट होता था टाइम का, वो कैसे होता था वो जानते हैं। चलिए। लोग जो थे उस समय के, उनके पास क्लॉक्स या फिर वॉचेस नहीं थी समय जानने के लिए, लेकिन वो लोग जो थे वो समय के महत्व को पूरी तरीके से समझते थे। यानी कि ऐसा नहीं कि आज हमारे पास क्लॉक्स है तो हमें टाइम की ज़्यादा परवाह है। उस समय के लोग भी समय के पूरे पाबंद होते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो नेचुरल इवेंट्स की मदद से समय का पता लगाते थे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जैसे समय जो कि सनराइज और नेक्स्ट सनराइज के बीच में जो समय होता था तो वो मानते थे डे या फिर सोलर डे कहा जाता था। यानी कि आज सुबह जब सूरज निकला वो और अगले दिन का जो सूरज निकलेगा उस दोनों के बीच का जो समय है 24 आवर्स का जो टाइम रहता है उसको एक दिन मानते थे। टाइम टेकन बिटवीन वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून वाज कॉल्ड अ मंथ। एक न्यू मून से लेकर दूसरे न्यू मून तक का जो समय होता था उसको एक महीना 30 दिन गिना जाता था। और पृथ्वी का एक चक्कर लगाना, जो कि रेवोल्यूशन हम बोलते हैं, सूर्य का एक चक्कर लगाना, उसको एक साल गिना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर आपको 13.1 जो पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर आपको पुराने समय की बहुत सारी क्लॉक्स देखने को मिलेंगी जिनके द्वारा समय का पता लगाया जा सकता था। तो पहला आप देख रहे हो सन डायल, दूसरा सैंड क्लॉक है, और तीसरा है वाटर क्लॉक। तो ये सब जो उपकरण थे ये हमें समय बताते थे। Now some of the important time measuring devices used in the ancient time were sundial, sand clock and water clock। तो ये जो हमने जस्ट देखा ये सब पुराने समय में समय मापने की कुछ मशीनें थी। Do you know the Maharaja of Jaipur, Savai Jai Singh II, built the biggest sundial in the world called Samrat Yantra in the year 1728. The dial is a part of the observatory called Jantar Mantar built at Jaipur. It is the largest and an extremely accurate sun clock that determines local time. The other Jantar Mantar observatories are located at Delhi, Varanasi and Ujjain. जो सवाई जय सिंह जो थे जयपुर के महाराजा, उन्होंने सबसे बड़ा जो सन डायल था वो सम्राट यंत्र बनाया था 1728 में। और इसकी जो ऑब्जर्वेटरी जो थी वो जंतर मंतर जो कि जयपुर में है, और उसके बाकी जो पार्ट की बात की जाए और ऑब्जर्वेटरी जो है उनमें से एक दिल्ली, वाराणसी और उज्जैन जैसे शहरों में भी है। यहाँ पिक्चर में आप जो देख रहे हैं दैट इज जंतर मंतर ऑफ न्यू दिल्ली। होपफुली आपने वो जाकर भी देखा ही होगा। नाउ विल सी मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब समय जो है वो हमें हर समय देखना पड़ता है कि क्या टाइम हो गया। हम बार बार अपनी घड़ी को देखते हैं। क्लॉक्स एंड वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो हमारे जीवन के अंदर अगर हम कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस की बात करें तो क्लॉक्स और वॉचेस को हम इसमें गिनते हैं। इनके द्वारा हमें समय का पता लगता है। जितनी भी क्लॉक्स हैं और वॉचेस हैं ये पीरियडिक मोशन के प्रिंसिपल पर काम करती हैं टाइम को मेजर करने के लिए। You have learned in the previous class that a motion which repeats itself at regular interval of time is called a periodic motion. अब periodic motion क्या होता है? जैसे कि आप वर्ड से समझ गए होंगे, आपके स्कूल के अंदर भी पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और हर पीरियड जो है उसकी लंबाई लगभग इक्वल होती होगी।
या नहीं भी होती होगी तो कोई एक आधा पीरियड लास्ट पीरियड ऊपर नीचे होता होगा, बाकी सबकी लंबाई जो है सेम ही होती है। हर रोज़ आपके वही पीरियड्स होते हैं। अगर आपके स्कूल में 8 पीरियड है तो हर रोज़ 8 ही होते होंगे। हाफ डे किसी दिन होगा तो उस दिन आपके 4 पीरियड होते होंगे। तो बाकी तो पीरियड जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि जो पर्टिकुलर टाइम के बाद आता है, यानी कि फर्स्ट पीरियड यानी कि 40 मिनट का पीरियड है तो 40 मिनट के बाद दूसरा पीरियड आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा 40 मिनट। तो 40 मिनट के या 30 मिनट के जो भी पीरियड हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आ जाते हैं। तो इसीलिए पीरियडिक मोशन वो होता है जो अपने आप को रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल के बाद, इसीलिए इसको पीरियडिक बोला जाता है। और इसको जानने के लिए जो एक कॉमन पीरियडिक मोशन वाली डिवाइस जो है वो है सिंपल पेंडुलम। अब पेंडुलम क्या होता है इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। सिंपल पेंडुलम जो है उसके अंदर एक छोटी सी मेटल की बॉल होती है जिसको बॉब कहा जाता है, BOB बॉब, जो कि धागे के द्वारा या किसी भी रस्सी से बांधकर सस्पेंड की जाती है, यानी कि लटकाई जाती है किसी भी सपोर्ट के ऊपर, हार्ड सपोर्ट के ऊपर। ऐसे उसको लटकाया जाता है कि बॉब जो है वो फ्रीली घूमते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली जो क्रिकेटर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए एक बॉल को ऊपर टांग देते हैं और फिर अपने बैट से उस बॉल को हिट करते हैं और फिर वो बॉल आगे जाकर फिर वापस उनके पास आ जाती है, फिर वो उसको हिट करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पेंडुलम। तो ये जो पेंडुलम होता है इसका बॉब जो है वो फ्रीली स्विंग करता है आगे पीछे, और इसका मूवमेंट जो है वो आगे पीछे भी होता है। उसी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जिसको हम टू एंड फ्रो बोलते हैं, ये मूवमेंट मतलब वो आगे और पीछे जाता है। पेंडुलम के मोशन को सबसे पहले जिसने स्टडी किया था वो थे गैलीलियो। सिंपल पेंडुलम जो है आपको 13.2 फिगर के अंदर भी शो किया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं ज़रा। 13.2 के अंदर सिंपल पेंडुलम यहाँ पर शो किया गया है। आप इसको देखकर थोड़ा सा इसमें समझ सकते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। देखिए यहाँ पर ऊपर जो है रिजिड सपोर्ट दी गई, यानी कि जिस पर उसको टांगा जाए। फिर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहाँ से उसको लटकाया गया है, और लंबा थ्रेड देख रहे हो आप, और नीचे जो है मेटल की बॉल है जिसको बॉब कहा जाता है। अब बॉब जो है जब उसको मूवमेंट करवाया जाएगा, यानी कि अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है यानी कि रुका हुआ है, उस पोजीशन को कहा जाता है मीन पोजीशन। जैसे कि आप 13.2 फिगर जो देख रहे हैं बी, 13.2 बी, उसमें आप देख रहे हो कि वो बॉल जो है वो बीच में है, सेंटर पोजीशन पर है, तो उसको कहा जाता है मीन पोजीशन। और जब वो सी पॉइंट पर जाती है, ए पोजीशन जो है दैट इज़ मीन पोजीशन, जब वो सी और बी पर जाती है तो इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। यानी कि एक पेंडुलम जितना ऊपर जा सकता है आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, जितना पीछे जा सकता है उसको उसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है, और बीच में जब वो रेस्ट पे होता है तो उस पोजीशन को कहा जाता है मीन पोजीशन। नाउ सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम के साथ कुछ जुड़ी हम टर्म्स के बारे में जानेंगे। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब यहाँ पर पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो किसको कहा जाता है? जो धागा या रस्सी जिससे आप उसको बांध रहे हो, जहाँ पर आपने इसको बांधा वहाँ से लेके उस बॉब के सेंटर तक का जो पार्ट रहेगा ये पूरा, इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो 13.2 ए में आप जो देख रहे हो तो वहाँ पर आप पॉइंट ऑफ सस्पेंशन देख रहे हो, और बॉब जो है उस बॉब के सेंटर तक जहाँ पर उसको बांधा जाएगा वहाँ तक के पार्ट को हम उसकी लेंथ कहते हैं। दूसरा यहाँ पर मीन पोजीशन ऑफ द बॉब। जब वो रेस्ट पे होता है तो उसको मीन पोजीशन कहा जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ द बॉब, जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, यानी कि मीन पोजीशन से वो जितना भी आगे की तरफ ऊपर जाए या फिर पीछे की तरफ जाए, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा होगा मैक्सिमम पोजीशन, उसको कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। चौथा है ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम के ऑसिलेशन की बात करते हैं। One complete to and fro motion of the bob about its mean position is called an oscillation of the pendulum. अब पेंडुलम जो है जो आगे और पीछे, यानी कि जितना वो आगे जाना चाहता है वो, और फिर उसी का पीछे की तरफ मैक्सिमम मूवमेंट जो है, इस पूरे मूवमेंट को वन ऑसिलेशन कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड द ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। यानी कि जैसे कि आप पिक्चर में आपने देखा, ए पॉइंट जो है दैट इज द मीन पोजिशन, और बी और सी जो है वो आगे और पीछे की तरफ जाने वाला पूरा मूवमेंट है एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब वो बी से सी पर चला जाता है तो उसको कहा जाता है वन ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है? आपको पता है कि जो पेंडुलम होता है वो टू एंड फ्रो जाता है। टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे मूवमेंट करता है। जैसे आप मंदिर में घंटी बजाते हो तो कैसे होता है, घंटी आगे पीछे, उसका अंदर वाला जो नॉब होता है वो कैसे आगे पीछे जाकर लगता है, तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे ही पेंडुलम जो होता है इसका मूवमेंट भी इसी प्रकार से होता है।
तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो कितना ऊपर जा रहा है और कितना वो पीछे जा रहा है दोनों डायरेक्शन में, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। इसको पेंडुलम का एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं 13.2 फिगर जो आपने देखा उसमें डिस्प्लेसमेंट ए बी और ए सी इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। यानी कि ए बी जो है, ए क्या है मीन पोजीशन, बी क्या है एक्सट्रीम पोजीशन। तो ए से बी पर जाने का जो पोजीशन है, ए टू बी जो मूवमेंट है, इसको हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड। वैसे ही ए से सी है जो, वो भी एक एम्पलीट्यूड कहलाएगा। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करते हैं अभी। The time taken by the bob of a pendulum to complete one oscillation is called the time period of the pendulum। यानी कि अगर वो पेंडुलम जो है वो A से B पर और B से C पर जाने का जो समय है उसका, और वहाँ पर वापस वो A पर आ जाए, इसको कहा जाता है वन ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन में उसको कितना समय लगता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। यानी कि आपने देखा जो फिगर 13.2b दिया गया उसमें आप देख सकते हो A पोजीशन है मीन, तो A से B पर जाएगा, B से वापस वो A पर आएगा, A से फिर वो C पर जाएगा और C से वापस A पर आएगा। यानी कि उसको एक बार B को टच करके फिर दूसरी बार C को टच करके वापस A पर आना है। इतने में जितना समय लगता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। नेक्स्ट विल सी अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय पेंडुलम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड के अंदर वो कितने ऑसिलेशंस करता है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला की बात करें तो वो होती है F इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली वॉज द फर्स्ट वन टू मेक यूज ऑफ द पेंडुलम। गैलीलियो जो थे वो पहले व्यक्ति थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका उपयोग किया था। वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ कैथेड्रल चर्च एट पिज़ा, Italy. There he saw a chandelier hanging from the ceiling with a long chain swinging slowly. There was to watch or clock at the no watch or clock at that time to measure time. So Galileo timed the oscillations by counting the beats of his pulse. On careful observation, he found that while the oscillations of the chandelier gradually slowed down, the time taken by one oscillation still remained the same. In other words, a pendulum of a given length always takes the same time to complete one oscillation. This observation led to the development of pendulum clocks. तो गैलीलियो जो थे एक बार वो चर्च के अंदर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि जो चैंडिलियर रहता है, जो झूमर रहता है, वो आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है अपनी जगह पर। तो उन्होंने अपनी पल्स के साथ मिलाते हुए उसको चेक किया कि वो कितना मूवमेंट कर रहा है। तो उन्होंने पाया कि उसकी स्पीड भले धीरे धीरे घटती गई लेकिन उसके मूवमेंट का जो समय था वो नहीं घटा। यानी कि हम यहाँ से एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन से ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब पेंडुलम मूवमेंट करता है तो वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आकर, यानी कि एक ऑसिलेशन के अंदर जितना वो समय लेता है स्पीड में, उतना ही वो स्लोली भी लेता है। यानी कि उसके वन ऑसिलेशन के अंदर कोई बदलाव समय में नहीं आएगा। दैट विल बी सेम थ्रू आउट द टाइम। तो इसी से पेंडुलम क्लॉक्स बनाने की शुरुआत हुई। तो गैलीलियो की ये जो ऑब्जर्वेशन थी ये बहुत ही कामयाब रही और इसी के बाद इसके रिलेटेड जो क्लॉक्स थी वो बनाई जाने लगी। तो कुल मिला के कहा गया यहाँ पर कि एक ऑसिलेशन में जो समय लगता है ना पेंडुलम में, दैट इज़ ऑलवेज द सेम, वो हमेशा सेम ही होता है। नाउ यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है। एक सिंपल पेंडुलम है जिसको 32 सेकंड लगते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। तो 32 सेकंड के अंदर 20 ऑसिलेशन करता है, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम निकालना है। तो जैसे कि हमने फार्मूला में देखा 32 ऑसिलेशंस 32 सेकंड लगते हैं और 20 ऑसिलेशन करता है। तो टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 1.6 सेकेंड। तो टाइम पीरियड यहाँ पर 1.6 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज लेटेस्ट ट्रेंड इन मेजरमेंट ऑफ द टाइम। द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल पेंडुलम इज यूज्ड इन द पेंडुलम क्लॉक। द ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अब ये जो प्रिंसिपल है सिंपल पेंडुलम का, इसका उपयोग होता है पेंडुलम क्लॉक्स के अंदर। और ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की जो ऑसिलेशन होती है
वो उस क्लॉक के मूवमेंट को, उसके हैंड्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। आपने देखा होगा बहुत सारी क्लॉक्स जो होती हैं उसके नीचे पेंडुलम आज भी दिया जाता है, नीचे मूवमेंट करता रहता है, करछी टाइप होता है जिससे हम खाना वाना निकालते हैं ना, चम्मच बड़ा होता है, बड़े स्पून टाइप वैसे हिलता रहता है, तो वो भी एक तरह से पेंडुलम ही है। A mechanical wristwatch does not have a pendulum. Instead, it has a balance wheel which controls the movement of its hand. अब जो हम लोग रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं उसके अंदर पेंडुलम नहीं होता है, उसके अंदर बैलेंस व्हील होता है जो कि उसके हैंड्स यानी कि मिनट हैंड और आवर हैंड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। These days, most of us use quartz clocks and watches. These watches measure time accurately. Quartz has a unique property of oscillating when subjected to a small amount of electric current. आजकल हम जो क्लॉक्स का यूज़ करते हैं वो है क्वार्ट्ज क्लॉक्स और वॉचेस। और क्वार्ट्ज जो होता है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसको थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा तो वो मूवमेंट करना शुरू करेगा, यानी कि ऑसिलेशन शुरू कर देगा। इन दीज वॉचेज एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। द क्वार्ट्ज क्लॉक्स आर मोर एक्यूरेट देन द पेंडुलम क्लॉक्स। अब ऐसी क्लॉक्स के अंदर होता क्या है, एक इलेक्ट्रिक सेल और एक क्वार्ट्ज की क्रिस्टल होता है, उसको प्लेस कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। और क्वार्ट्ज क्लॉक्स जो होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट रहती हैं पेंडुलम क्लॉक से। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, पहला है नॉन डिजिटल क्वार्ट्ज क्लॉक है, वॉच है, दूसरा बैक साइड ऑफ द क्वार्ट्ज अलार्म क्लॉक, और तीसरा जो है अ डिजिटल क्वार्ट्ज वॉच। तो ये सब लेटेस्ट डिवाइसेस हैं। फॉर मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम स्टॉप वॉच इज़ यूज। अब कम समय को, जैसे कि आप रेस वगैरह के अंदर जब खिलाड़ी दौड़ते हैं तो उसको मेज़र करने के लिए, शॉर्ट टर्म जो रनिंग होती है, रेस होती है, उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है किसका, स्टॉप वॉच का। इट कैन बी मेड टू स्टार्ट और स्टॉप विद द हेल्प ऑफ अ पुश बटन एंड इज़ यूज टू मेजर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए हम स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। उसका एक बटन होता है, उस बटन को दबा दो तो वो चल पड़ती है, उसको दबा दो तो फिर से रुक जाती है। इसका उपयोग ज़्यादातर स्पोर्ट्स इवेंट में किया जाता है। इट कैन इवन मेजर 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ये क्लॉक ऐसी होती है कि वो एक सेकेंड के 1/10 पार्ट को भी मेजर कर सकती है। नाउअडेज डिजिटल वॉचेज आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। आजकल की बात करें तो डिजिटल क्लॉक्स जो हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। These digital watches do not have hour, minute or second hands. Instead, they display time in digits. अब डिजिटल वॉचेस के अंदर आपको पता ही है कि हैंड्स नहीं होते हैं, आर हैंड मिनट हैंड नहीं होता, वो नंबर्स के द्वारा हमको टाइम बताते हैं। Instead, they display time in digits. For the most accurate measurement, atomic clocks are being used. These clocks are based on vibrations of atoms for measuring time. अब बेस्ट यानी कि तो मोस्ट एक्यूरेट जो क्लॉक्स के रूप में जाना जाता है वो होता है एटॉमिक क्लॉक्स को। एटॉमिक क्लॉक्स जो होती हैं वो एटम्स के वाइब्रेशन से चलती हैं और इसलिए वो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, समय का अंतराल होता है, उसको भी माप सकती हैं। अ टाइमर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉक यूज्ड टू रिकॉर्ड द सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट। इट इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन्स, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड एयर कंडीशनर्स एट्सेट्रा। टाइमर आपको पता ही क्या होता है, एक इस तरह की क्लॉक है जो कि रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे यूज टू रिकॉर्ड द सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे कि आजकल आप जानते हो टाइमर होता है, हम कोई भी चीज़ है माइक्रोवेव के अंदर रख के उसका टाइमर लगा देते हैं तो उतने टाइम के बाद बीप करने लगता है। एसी के अंदर भी टाइमर होता है। ट्रैफिक सिग्नल में आपने देखा होगा कई बार हम खड़े रहते हैं तो 120, 119, 118 ऐसे सेकेंड्स नीचे आते रहते हैं, तो इन सब जगहों पर टाइमर का उपयोग किया जाता है। अगला है टॉपिक हमारा यूनिट ऑफ टाइम। अब टाइम की यूनिट क्या होती है, यानी कि टाइम को मापा किस में जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकेंड। इसको मापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकेंड होती है। अब लार्जर यूनिट्स की बात करें तो उसमें सेकेंड के ऊपर मिनट आता है, मिनट के ऊपर आर आता है, जिसको हम MIN और HB लिखते हैं, लेकिन सेकेंड में सेकेंड को स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है। अब 60 सेकेंड 1 मिनट बनाते हैं, 60 मिनट 1 आवर बनाते हैं, 24 आवर 1 डे बनाते हैं, 30 डे 1 मंथ बनाते हैं, 12 मंथ्स 1 ईयर बनाते हैं और 10 ईयर 1 डिकेड बनाते हैं, 100 ईयर 1 सेंचुरी बनाते हैं और 1000 ईयर्स 1 मिलेनियम बनाते हैं। नाउ ऑप्टिकल लैटिस क्लॉक। आगे मोशन के बारे में देखते हैं। चलिए, व्हेन यू लुक अराउंड इन योर क्लासरूम यू सी मैनी थिंग्स। तो टाइम के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया कि टाइम कैसे मेजर किया जाता है, पेंडुलम ने कैसे काम किया मेजरमेंट में, और आजकल की जो प्रेजेंट टाइम की जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं टाइम मेजर करने वाली वो कौन कौन सी हैं। मोशन के बारे में बात करेंगे हम, जैसे कि चैप्टर का नाम है टाइम एंड मोशन। तो टाइम हो गया आधा पार्ट हमारा, समझिए इस चैप्टर का। मोशन देखते हैं क्या है।
आपके क्लासरूम में जब आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डेस्क है, बोर्ड, टेबल, लेकिन ये सब मूव नहीं करते हैं. सो वी कैन से दैट द थिंग्स दैट डू नॉट मूव, we can say that they are at rest. However, you see some children playing in the school ground, some moving in the corridor, etc. They are said to be in motion. अब कुछ चीज़ें आप देखोगे मोशन में होती हैं, जैसे कि बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, कोई बाहर खेल रहा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन सबको हम बोल सकते हैं कि दे आर इन मोशन. तो साइंस के अंदर मोशन क्या होता है, ठीक है. An object is said to be at rest when it does not change its position with time or with respect to its surroundings. An object is said to be in motion when its position changes with time or with respect to its surrounding. अब साइंस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे बोल सकते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखा हुआ है और उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है समय के साथ, तो वी कैन से दैट पर्टिकुलर थिंग इज दैट रेस्ट. लेकिन अगर किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ, तो हम कह सकते हैं वो मोशन में है. जैसे कि आपने वहाँ पर जो बैग रखा है, वो बैग अपने आप नहीं उठता है, उसको हमने रख दिया, वो वहीं पड़ा रहेगा जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं, तो दैट इज़ एट रेस्ट. लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कभी यहाँ बैठोगे, कभी वहाँ जाओगे, तो आप मूवमेंट करते रहोगे, तो वी कैन से दैट यू आर नॉट एट रेस्ट, तो आप मोशन में हैं. अब 6th के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियडिक मोशन के बारे में. Slow and fast motion. When you go to school by bicycle, it takes long time, but when you go by a school bus, it takes lesser time. तो जब हम स्कूल बाइसिकल पे जाते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, जब हम बाइक या बस पे जाते हैं तो उसमें समय कम लगता है. An object which takes longer time to cover its certain distance is said to be slow, whereas an object which takes shorter time to cover the same distance is said to be fast. अब यहाँ से आपको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर साइकिल पे कवर करना पड़े तो इट विल टेक यू हाफ एन आवर. अगर वही आप लोग बाइक पे कवर करें तो इट विल टेक यू 15 मिनट्स, और वही आप कार में कवर करें इट विल टेक यू 10 मिनट्स. तो जो डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा समय लगता है हम कह सकते हैं वो स्लो है वो चीज़, और जहाँ पर हमें कम समय लगता है वी कैन से दैट इट इज़ फास्ट. तो स्लो और फास्ट को हमने कंपेयर किया यहाँ पर. Even the same object may move fast at one time and slow at other time. A bus may move slowly on a busy road. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए. ऐसा भी होता है कि कार है, आप कार अगर ट्रैफिक में चलाओगे तो आपको धीरे चलानी पड़ेगी, और वहीं अगर आप कार खाली रोड पे चलाओगे तो वहाँ पे आप तेज़ी से चला सकते हो. तो गाड़ी तो एक ही है, लेकिन वो स्पीड उसकी वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द रोड. स्पीड की बात करते हैं. स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन अ यूनिट टाइम. स्पीड हम कैसे निकालते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसने पर्टिकुलर गिवन टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको कहा जाता है स्पीड. व्हेन यू नो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर आपको डिस्टेंस पता हो और टाइम पता हो कितना लगा, तो आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. समझिए कि आप यहाँ से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया, और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में आपको 2 घंटे लगे, ठीक है. तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस पता है और टाइम भी पता है. तो स्पीड का फार्मूला रहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. अपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर, टाइम टेकन इज 2 आवर्स, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 50. तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ एग्जांपल एक और दिया गया है, जैसे कि एक गाड़ी ने 240 किलोमीटर ट्रैवल किया 4 घंटे के अंदर, तो स्पीड फाइंड करनी है. तो 240 डिवाइडेड बाई 4 विल गेट 60 किलोमीटर पर आवर. तो आपकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा. स्पीड की यूनिट जो होती है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड की यूनिट है, यानी कि जब भी आप स्पीड को निकालोगे तो दैट विल ऑलवेज बी काउंटेड इन पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. स्पीड जो है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स की लाइक कार, ट्रेन, एरोप्लेन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर्स पर आवर. अब जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए हमने मीटर पर सेकंड तो देखा स्पीड की यूनिट, लेकिन जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो स्पीड एक्सप्रेस की जाती है वो किलोमीटर पर आवर में की जाती है. अब स्पीडोमीटर और ओडोमीटर को देखते हैं. चलिए, स्पीडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि व्हीकल गाड़ी के डैशबोर्ड पे होता है, जो हमें व्हीकल की स्पीड बताता है, यानी कि व्हीकल जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, जो कि आपकी कार में, बाइक में, हर जगह पर होता है.
एक होता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब आप पिक्चर देखिए तो पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा जो मीटर आप जो देख रहे हैं ये आपकी हर एक गाड़ी के अंदर होता है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं जो ये एक सुई बनी हुई है, एक हैंड बना हुआ है। ये हैंड जो है ये जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी ये हैंड भी ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ये आपकी स्पीड बताता है। तो ये स्पीडोमीटर हो गया। इसके अंदर ही आपको कुछ नंबर्स लिखे देख रहे होंगे, डिजिट्स। ये जो 0, 20, 40 ये जो है 300 तक, ये नहीं, इसके बीच में आपको थोड़ा डार्क पिक्चर है यहाँ पर, लेकिन आपको इसके बीच में भी 0, 2, 5, 6, 5, 1 जैसा कुछ दिखेगा। तो ये जो नंबर है ये आपको बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो इसको ऑडोमीटर कहा जाता है। और इसके नीचे एक और ऑप्शनल ऑडोमीटर दिया जाता है जिसमें आप अपनी ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हैं कि आप कितने किलोमीटर जाना चाहते हैं या फिर जाकर आ गए हैं। नाउ देयर आर सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्पीड। स्पीड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे यहाँ पर। पहला न्यूमेरिकल आप देखेंगे, स्पीड जो है कार की 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी कैलकुलेट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड दी है, मीटर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है। तो स्पीड ऑफ द कार इज़ 72 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। और 1 आवर किसके बराबर होता है? 3600 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो स्पीड के लिए हम क्या करेंगे? स्पीड इजकल टू 72 जो कि किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इंटू करेंगे 1000 से, और पर आर दी गई है तो आर को हम चेंज करेंगे सेकंड्स में। तो आर कितने हैं यहाँ पर? 1 आर ही बताएगा, किलोमीटर पर आवर बता रखा है, इसलिए 1 इंटू 3600। अगर यहाँ पर 2 आवर्स होते, 3 होते तो 3 इंटू 3600 हो जाता। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो विल गेट द आंसर 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आपको मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड मिल गई 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो गाड़ी है 20 मीटर जा रही है। अगला न्यूमेरिकल है एक स्कूल बस जो कि 45 मिनट लेती है 27 किलोमीटर कवर करने में, उसकी स्पीड बतानी है हमको किलोमीटर और मीटर में। तो स्कूल बस जो है वो 45 मिनट लेती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 27 किलोमीटर, टाइम टेकन इज़ 45 मिनट्स। ठीक है, अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 45/60, एक आवर में 45 मिनट है दिए हुए इन्होंने ऊपर, और 60 मिनट टोटल होते हैं, तो 45/60 हो गया। इसको आप 15 से डिवाइड करोगे, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60, तो 3/4 आवर्स हो गए हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है 27, टाइम है 3/4, तो 3/4 इसके नीचे लगेगा, डिवाइड करेंगे तो 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 27 × 4/3। तो आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अब 36 किलोमीटर पर आवर को जैसे हमने पीछे फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर मीटर पर सेकंड में चेंज किया था, इंटू 1000 और अपॉन 3600 करके, वही आप करोगे तो विल गेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आपको मीटर में स्पीड मिल जाएगी। वैसे तीसरा न्यूमेरिकल देखेंगे, सलमा ने 15 मिनट, शी टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल। उसको अपने घर से स्कूल पहुँचने में बाइसिकल पे 15 मिनट लगते हैं। बाइसिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। तो डिस्टेंस बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पर स्पीड दी गई है, पहले हमें क्या स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स दी गई हैं वो अलग अलग हैं। स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, टाइम 15 मिनट है। तो हम टाइम जो है हमें पता है कि 15 मिनट दिया है, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 15 तो 900 सेकंड हो जाएंगे। तो हमारा समय आ गया 900 सेकंड। अब हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड को वहीं रखना है, डिस्टेंस को वहीं रखना है। टाइम जो है उसको हम, टाइम इस तरफ आप देखोगे एरो के इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो टाइम लिखा हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है, यानी कि वो डिवाइड हो रहा है। तो उसको जब हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो वो स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन। तो स्पीड कितनी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 900 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 1800 मीटर और 1.8 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस मिल गया। तो ऐसे सम्स के अंदर आपको टिप दूँ अगर मैं, कि जो चीज़ दी गई होती है उसको रखने का, और जो चीज़ निकालनी होती है उसको वहीं रहने देने का, और बाकी सब चीज़ों को एक साइड इकट्ठा कर देने का। एक साइड इकट्ठा करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो इक्वल टू की इस तरफ प्लस होता है वो इक्वल टू के उधर जाके माइनस होता है, जो इधर माइनस होता है वो उधर जाके प्लस होता है, जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। फोर्थ न्यूमेरिकल जो दिया गया है, एक कार जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 15 मिनट तक चलती है,
और फिर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे 15 मिनट के लिए चलती है। तो डिस्टेंस कवर, तो यहाँ पर हमको दो तरीके से डिस्टेंस कवर जो हमने ऊपर किया वो सेम चीज़ करनी पड़ेगी। पहले में हमें 40 किलोमीटर की स्पीड से वो 15 मिनट गई, वो निकालेंगे। फिर हम दूसरे जो समय है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो कितनी देर चली वो निकालेंगे, और फिर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो वी विल गेट द डिस्टेंस ट्रेवल 25 किलोमीटर पर आवर। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57321। अब एक ओडोमीटर आप देखोगे तो 57,321 किलोमीटर की उसकी रीडिंग है, और क्लॉक शोज द टाइम 8:30 है। क्लॉक दिखा रही है 8:30 बजे। अब 8:50 पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? अगर ऑडोमीटर चेंज हो गया है 57336 पे, और स्पीड भी हमें कार की फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग लिखेंगे। इनिशियल रीडिंग मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको कहा जाता है इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग मतलब जो उसके बाद जब वो गाड़ी रुकी, जब जिसका हमें निकालना है वो रीडिंग। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके हमें पता लगा कितने किलोमीटर गाड़ी चली। तो हमने माइनस किया जब, तो हमें पता लगा कि गाड़ी तो 15 किलोमीटर ही चली है। 15 किलोमीटर चली है, और समय कितना लगा है? 8:50 पे हमने रोकी थी गाड़ी और 8:30 पे शुरू की थी, यानी कि 20 मिनट लगे हैं। तो 20 मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड्स के अंदर या आर के अंदर, तो 1/3 आर हो गया। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 15 और स्पीड है टाइम है 1/3 आर। तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 15 थी 45, तो 43 किलोमीटर पर आर की स्पीड, 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड आ जाएगी। 15 3 45, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स। नाउ विल सी अबाउट सम मोर टाइप्स ऑफ मोशन। पहला यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो काफ़ी आसान है ये टॉपिक भी, जैसे कि नाम ही हमको बता रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन में, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। यानी कि आप अगर गाड़ी से जा रहे हो और आपने 10 किलोमीटर तक जाना है और आप एक ही स्पीड पर चलते गए, वी कैन से यू आर इन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये पंखा आप देख रहे हैं जो चल रहा है, फैन मूव कर रहा है, दैट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि ये कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो एक ही स्पीड में मूवमेंट कर रहा है। वी कैन से दैट इट इज़ अ यूनिफॉर्म काइंड ऑफ मोशन। अब कोई गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली जा रही है और 60 किलोमीटर उसने 1 घंटे बाद कवर किए, इसका मतलब आधे घंटे के बाद 30 किलोमीटर कवर करेगी और 1 क्वार्टर के बाद वो 15 किलोमीटर कवर करेगी। तो दिस सिचुएशन वी कैन से दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक ही स्पीड में चलना, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जब उसकी स्पीड चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंटली, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। आपको पता है कि जब ट्रेन जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म से निकलती है तो 1 किलोमीटर कवर करती है 10 मिनट में, और अगले 2 किलोमीटर वो फिर 10 मिनट में कवर करती है, और जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो 10 मिनट में 10 किलोमीटर भी कवर कर देती है। तो आप जब इस तरीके से उसके डिस्टेंस को मेज़र करोगे तो स्पीड आपको पता लगेगा कि वो डिस्टेंस तो उसने उतना ही कवर कर लिया, लेकिन स्पीड में वेरिएशन थी। यानी कि पहले 1 मिनट के अंदर वो बिल्कुल धीरे धीरे चली, फिर थोड़ा आगे गई तो थोड़ा स्पीड बढ़ाई, फिर थोड़ा आगे गई तो और स्पीड बढ़ी, फिर बहुत तेज़ी से दौड़ने लगी, फिर आगे स्टेशन आ गया तो उसने स्पीड स्लो कर दी। तो इस तरीके से जो मोशन होता है जिसमें स्पीड को बार बार बदला जाता है, उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ विल सी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। The motion of an object showing relationship between distance traveled and the time taken to cover that distance can be represented in a diagram formed by drawing their distance time graph. A distance time graph shows how the distance traveled by a moving object changes with time. तो distance time graph जो है वो हमको बताता है ग्राफ के द्वारा कि distance travel जो है एक moving object के द्वारा किया गया तो कितने समय में हुआ, तो ग्राफ के द्वारा हमारे सामने इसको नोटिफाई किया गया। यहाँ पर एक टेबल दिया गया 13.1 जिसमें आप देख सकते हो कि टाइम 0 था, डिस्टेंस 0 था, टाइम 1 मिनट हुआ तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो ऐसे करके 5 मिनट होते होते 5 किलोमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है राइट एंगल पे, यानी कि जैसे आप ग्राफ में जानते हो कि साइड बाय साइड हम एक राइट एंगल में 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं। फिर उसको हमें नाम देना है, एक को नाम देना है OX और इसको हम कहते हैं X एक्सिस, दूसरा जो होता है उसको Y एक्सिस कहा जाता है, उसको नाम देना है OY। O जो है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट है वो, ठीक है। द क्वांटिटी विच इज़ मेड टू वेरी
at our will is called independent variable, and the other which varies as a result of this change is called the dependent variable. In this case, time is an independent quantity, so time is shown along the x-axis. Label the x-axis by writing time and its unit minute in bracket followed by an arrow. In this case, distance is independent quantity, so distance is shown along y-axis. Label the y-axis by writing distance and its unit किलोमीटर in bracket. तो आप जो डिस्टेंस का ग्राफ जो देख रहे हैं, तो उस ग्राफ में आपको पहले बताया गया है 13.7 फिगर आप देख रहे हैं, तो उसके अंदर देखो आपको पता है टाइम, तो टाइम हमने नीचे लिया है क्योंकि टाइम भी बदलता रहेगा समय के साथ साथ, डिस्टेंस जो है वो भी बदलेगा समय के साथ साथ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर OX और OY ये दोनों हमने जो x एक्सिस पे लगाया हमने OX नाम दिया इसको, और y एक्सिस पे OY हमने नाम दिया, ठीक है। अब क्वांटिटी जो हमारी मर्जी से चेंज होती है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारी मर्जी से चेंज नहीं होती है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस के अंदर जो पहले बताया कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है उसको टाइम बताएगा, तो टाइम जो है वो हमारी मर्जी से चेंज नहीं होता है, वो तो अपने रेगुलरली चेंज होता ही रहता है, ठीक है। तो इसको हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है क्योंकि ये हमारी मर्जी से चेंज नहीं होता है, लेकिन जबकि दूसरा जो है डिस्टेंस दैट डिपेंड्स ऑन अस, वो हमारे हाथ में है उसको चेंज करना, तो इसको हम वाई एक्सिस पे लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है डिस्टेंस किलोमीटर में होता है, उसको आप किलोमीटर लिखिए ब्रैकेट में वहाँ, और टाइम जो मिनट्स में है इसलिए हमने इसको मिनट डाल दिया है, ठीक है। नाउ यू शुड चूज सुटेबल स्केल, अब आपको स्केल भी लेना है सो एज टू रिप्रेजेंट द लार्ज वैल्यूज ऑफ टाइम। अब यहाँ पर आपको जो स्केल लेना है वो भी ध्यान से लेना है। स्केल का मतलब होता है कि यहाँ पर डिस्टेंस, जैसे कि हमारे यहाँ पर नीचे मिनट दिया गया है और ऊपर हमने डिस्टेंस लिया है किलोमीटर में। अब अगर यहाँ पर 1000 किलोमीटर दिया हो या 500 किलोमीटर दिया हो तो हम एक एक बॉक्स का 1 2 3 4 करेंगे, तो ऐसे तो हमको 1000 बार लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 100 का दे सकते हैं, तो एक एक बॉक्स का मतलब 100 किलोमीटर, तो ऐसे करके हमें 10 बॉक्स के अंदर 1000 किलोमीटर पे पहुँच जाएंगे। और नीचे अगर टाइम आवर्स में दिया गया है तो आवर्स के अंदर आपको दिया है, तो वहाँ पे आप अगर 10 घंटे दिए गए हैं तो 1 आवर 2 आवर, इसको मिनट्स की जगह पे आवर में भी आप चेंज कर सकते हैं। नाउ मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चोजन, ठीक है। अब जैसे कि बताया गया यहाँ पर कि मोशन अगर ऐसा है कि टाइम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जैसे दिया गया है, और किलोमीटर की बात करें, समझो कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर दूसरे मिनट में 2 किलोमीटर, तीसरे मिनट में 3 किलोमीटर, तो ऐसे करके आप वहाँ पर टाइम के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे कि अगर पहले मिनट के अंदर वो 1 किलोमीटर पहुँच गया तो पहला नीचे 1 और ऊपर का 1, इन दोनों का आप मिलाओगे तो एक पॉइंट बनेगा जिसको आपने नाम दिया A। वैसे ही 2 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर यानी कि दूसरे में नाम पॉइंट आएगा B। वैसे ही 3 मिनट में 3 किलोमीटर, ऐसे करते ABCDE 5 पॉइंट यहाँ पर बन गए। उन 5 पॉइंट्स में डॉट्स जो आपने किए उसको आप मिला दीजिए तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ जो है वो बनाया जाता है। अब हम इन पर्टिकुलर ग्राफ जो दिए गए बुक के अंदर उनको स्टडी करेंगे। तो पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में कैसा हमारा जो ग्राफ है वो बनता है वो हम देखेंगे। व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो फिगर 13.8 जो है आपकी वो एक यूनिफॉर्म मोशन दर्शा रहा है। कैसे, जो आप ऊपर हमने जो 13.7 में किया उसमें भी आप क्या देख रहे हो कि उसके अंदर भी 1 मिनट के बाद 1 किलोमीटर, 2 मिनट के बाद 2 किलोमीटर, 3 मिनट के बाद 3 किलोमीटर, 4 मिनट के बाद 4 किलोमीटर हमने ऐसे देखा ना। तो यानी कि एक एक मिनट के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये हमको बताता है कि जो गाड़ी है, जो हमारा जो व्हीकल है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो आपको अगर ऐसा ग्राफ कहीं भी देखने को मिलता है जिसमें ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है तो वी कैन से दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ये ग्राफ रहता है। दूसरा जो ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये वाला जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिस इज़ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये कैसे पता लगेगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि लाइन जो है स्ट्रेट नहीं है, इट्स अ कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग समय पे अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये ग्राफ देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मोशन है। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कर्व्ड लाइन रहती है। तीसरा जो यहाँ पर दिया गया है वो है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए आप यहाँ देख रहे हो कि नीचे टाइम दिया गया है
और ऊपर दिया गया है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस समझो कि वो 10 किलोमीटर पे है या 8 किलोमीटर पे है और वो वहीं पर है, पहले मिनट पे भी वहीं था, दूसरे पे भी वहीं है, तीसरे पे वहीं है, हर कितने भी मिनट आपके चले जाएं लेकिन वो एक जगह पर ही है, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुई है। तो इसको हम कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है, मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। अगर वो मूवमेंट कर रहा होता तो हमें ये जो ग्राफ है डिस्टेंस का ग्राफ बढ़ता दिखाई देता, लेकिन हमें सिर्फ टाइम का ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, यानी कि ये साइड में बढ़ता जा रहा है, ऊपर वर्टिकली नहीं बढ़ रहा है। तो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। तो ये था हमारा चैप्टर टाइम एंड मोशन। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।